नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज जो क्लास जो रहेगी वो आर एवं पोषण है। ठीक है, ये अपना सेकंड जो है पार्ट है इसका। तो जैसे कि अपने जो पहले जो था अपने संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा एवं दूसरा जो था वो अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आज जो क्लास जो है वो है अपने वसा के बारे में। ठीक है, आज जो क्लास जो है वो वसा के बारे में है। ठीक है, वसा जो है वो क्या होती है, लिपिड्स होते हैं, जिनको इंग्लिश में लिपिड्स और फैट कहा जाता है। लिपिड और फैट कहा जाता है। देखो, ये भी जो है एक कार्बनिक कंपाउंड जो है वो कार्बनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आप देख रहे हो कि ये भी कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, तो वसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, कम। ऑक्सीजन कम होती है। दूसरा, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बनिक विलायकों के अंदर आप देखोगे, सीधी सी बात है, पानी के अंदर तो वसा जो होती है वो घुलती नहीं है। ठीक है, और ये जो होती है जो, लेकिन कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बनिक विलायक है। ठीक है, इनके अंदर ये कार्बनिक विलायक है, विलायक जिसके अंदर वस्तु को घोला जाता है वो विलायक। ठीक है, इनके अंदर ये कैसा होता है, घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, विलयशील होते हैं या घुलनशील होते हैं। दूसरा, जल के अंदर ये घुलते नहीं है, जल में कैसे होते हैं, अविलयशील होते हैं, क्योंकि वसा है, वसा जो तेल जो होते हैं, ठीक है, वो घुलते नहीं है। और इसकी जगह ये क्या बनाते हैं, इमल्सन बनाते हैं, एक परत बना देते हैं, जिसको इमल्सन कहते हैं। जो परत बनती है पानी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर ये क्या करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, उसको इमल्सन का निर्माण करते हैं। भोजन में अवयव में प्रति ग्राम पदार्थ से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा से होती है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा वसा से मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में किससे मिलती है, वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा जो होगी कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो होती है एनर्जी किससे मिलती है, अपने को वसा से मिलती है। वसा की प्रति ग्राम मात्रा लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो क्या, उसमें देखो कार्बोहाइड्रेट में कितनी थी, कार्बोहाइड्रेट जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर जो कितनी थी, 4 किलो कैलोरी थी। ठीक है, और इसके अंदर कितनी है, 9 किलो कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के मुख्य स्रोत जो है वो घी से मिलती है, तेल है, मक्खन है, चर्बी युक्त मांस जो है। ठीक है, इसके अलावा ये स्टीरॉइड्स है, गाजर जो है, लाइकोप्रोइन है, और विटामिन ए जो है, ई जो है, के, ठीक है, प्राकृतिक रबर है, टर्पिन्स है, यूकलिप्टिस का तेल है, और प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, इनसे ये अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इनके स्रोत है जिनसे अपने को वसा मिलती है। 3 अणु वसीय अम्लों के एवं एक अणु जो होता है वो ग्लिसरॉल का होता है। ठीक है, वो दोनों मिलके एक एस्टर यौगिक बनाते हैं जो सामान्य वसा होती है। ठीक है, कैसे, ये एक अणु जो है वो ग्लिसरॉल का है, ठीक है, और 3 अणु जो है वो किसके, वसीय अम्ल के। ठीक है, वसीय अम्ल, और ये मिलके क्या बनाते हैं, ये एक सिंपल सा अणु किसका बनाते हैं, वसा का अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है, वसीय अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी, जैसे 17 है, एस क्या होगा 35। ठीक है, COOS। ठीक है, ये जैसे एक वसा अम्ल का क्या है, एक सूत्र है। ठीक है, जो ऑयल जो होता है उसका, वसीय अम्ल का ये क्या है, सूत्र है 35 COOH। ठीक है, ये वसा अम्ल है। तो इसमें भी देखोगे तो इसको सीधा सा अपन लिख सकते हैं RCOOH। आर जो होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह है। आर जो है वो क्या है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह जिसमें एक हाइड्रोजन, जो मेथेन जो होते हैं, एल्केन जो होते हैं, उनके अंदर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो एल्किल समूह कहलाता है। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल में ये कम से कम 16 से 24 तक क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, यानी लंबी कार्बन युक्त क्या होती है, श्रृंखला होती है।
कार्बनिक यौगिक है जिसके अंतिम सिरे पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ होता है? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है। समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है जिसका फॉर्मूला होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। तो ऊपर जैसे लिखा है तो RC, R का मतलब क्या हुआ? एल्किल ग्रुप, कार्बन वाला, तो ये कार्बन वाला, ठीक है। और इसमें 16 से 24 तक हो सकते हैं। मैंने एक 17 वाला का एक एग्जांपल लिया, 17 का डबल करना है, कितना होता है? 36। 34 और 34 में एक को क्या करना है? अपने 2 प्लस होते हैं एल्केन के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को 1 प्लस करना है, तो 34 और 1 कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है। और इसके साथ में कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ रहता है वसीय अम्लों के साथ में। वसीय अम्लों का निर्माण जीवों के शरीर से होता है, ठीक है। कुछ वसीय अम्ल मनुष्य के शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे वसीय अम्लों की आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं, जो वसा अम्ल जो होते हैं वो अपने शरीर में नहीं बनते, लेकिन शरीर को उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तथा पौधों में इनका निर्माण होता है, जैसे आपने देखा होगा लिनोनिक अम्ल है, ठीक है, लिनोलिनिक अम्ल है, और एरिकोडोनिक अम्ल जो है, ये जो है वो पादपों के अंदर बनते हैं और इनको अपन क्या करते हैं? सेवन करते हैं, खाते हैं, जिसके शरीर में अपन वसा अम्लों की पूर्ति होती है। ऐसे वसीय अम्ल जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक बंद होता है, क्या बंद हो? एकल बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो संतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संतृप्त। जिसके अंदर कितना होना चाहिए? एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो ये कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एकल बंध है, ठीक है, यानी एकल बंध पाया जाता है, तो वो जो वसीय अम्ल होंगे वो कैसे कहलाते हैं? सैचुरेटेड कहलाते हैं या संतृप्त कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो जो वसा जो बनती है वो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के कारण साधारण वसा बनती है। वसीय अम्लों को देखें तो इसमें 16 से 24 लंबी श्रृंखला होती है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वसीय अम्लों का निर्माण शरीर में होता है, लेकिन कुछ वसीय अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनको अपन जो आवश्यक होते हैं, ठीक है, आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, तो इनको अपन दूसरे माध्यम से, पौधों के माध्यम से इनको अपने क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर वसीय अम्लों में सिंगल बॉन्ड मिलता है तो वो कौन से कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं या संतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वसा जो है वो जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनके अंदर विलय होती है, ठीक है, और दूसरा जो है जल के अंदर ये अविलय होती है, ठीक है। इसके अंदर इमल्सन बनता है। प्रति ग्राम जो होती है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा मिलती है, इसमें 9 किलो कैलोरी है, एक अणु से मिलती है प्रति ग्राम से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कहाँ से मिलता है, तो तेल, घी, मक्खन, चर्बी युक्त, स्टीरॉइड, गाजर, लाइकोपिन, विटामिन ए, ई, के, ठीक है, प्राकृतिक रबर है, टर्पिन है, ठीक है, इनसे या प्रोस्टाग्लैंड्स, ठीक है, उनसे भी ये क्या होते हैं? वसा को अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। साधारण वसा जो होती है जिसके अंदर एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु किसके होते हैं? वसीय अम्ल के पाए जाते हैं। वसीय अम्ल क्या है? ये 16 से 24 तक एक लंबी कार्बन युक्त क्या होती है? श्रृंखला होती है, जिसके अंतिम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसा जैसे घी, मक्खन, ये कैसी होती है? संतृप्त होती है, ठीक है, लेकिन ये शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। असंतृप्त जो वसा होती है वो शरीर के लिए अच्छी होती है। असंतृप्त वसीय अम्ल जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? द्विबंध पाया जाता है, ठीक है, वो तो कहलाते हैं क्या? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या इसको बोला जाता है क्या? असंतृप्त, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? संतृप्त। संतृप्त वसीय अम्ल जिसके अंदर सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2nO2। देखो ऑक्सीजन की संख्या जो है कम है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है इसके अंदर? कम है। Cn होता है, H2n और O2। हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त रहने के कारण इन्हें संतृप्त वसा कहलाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, यानी चारों जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो गया? ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से ये संतृप्त होगी, यानी चारों जो होती है एकल बंध। संतृप्त का मतलब क्या हुआ, एकल बंध, एकल बंध द्वारा, ठीक है, क्या होते हैं ये जुड़े हुए रहते हैं। संतृप्त वसा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाती है, ध्यान रखना, इसलिए ये अच्छी नहीं होती, ठीक है। जिससे वजन बढ़ने लगता है, रक्त नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल का जमा होने पे हृदय वाहिनी, ठीक है, वाहिका रोग की संभावना हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाई रहने लगेगा। कमरे के तापमान में ये कैसे हो जाते हैं, ठोस। तो आपने देखो घी वगैरह जो होते हैं वो कमरे के तापमान में कैसे हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। घी वगैरह जो कैसे है, घी है, मक्खन है, तो ये कमरे के तापमान में कैसे रहते हैं, ये ठोस रहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो अपने शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल दोनों संतृप्त वसीय अम्ल है। पामेटिक जो है ऑयल जो आता है, ठीक है, और ये स्टीयरिक जो अम्ल है, ये दोनों कैसे वसीय अम्ल होते हैं, ये दोनों जो है वो कैसे है, संतृप्त है, ठीक है। तो संतृप्त के अंदर क्या होता है, ये जिनके अंदर एकल बंध पाया जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर वजन को बढ़ाते हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे हृदय वाहिका रोग होते हैं, जिससे कारण क्या हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह समस्या आती है, ठीक है। कमरे के तापमान में ये ठोस मिलते हैं, ठीक है। पामेटिक और स्टेरिक जो अम्ल होते हैं दोनों कैसे है, संतृप्त है। फिर है असंतृप्त। असंतृप्त में क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, ठीक है, 2O, -2, ठीक है, O2, ये इसका फॉर्मूला है। देखो अभी डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आते ही इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है इसके अंदर, द्विबंध होगा, ठीक है। द्विबंध होने के कारण इसमें हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन क्या होंगे, कम, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये है, ये द्विबंध आ गया, ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अब यहाँ जैसे अगर ये और अगर बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ में, ठीक है, तो ये जो पार्ट जो होगा वो चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, बस ये इतने हाइड्रोजन होते, इस तरह का रहेगा आपको, ठीक है। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गए, ये डबल बॉन्ड आ गया बीच के अंदर, तो हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो क्या हो गए, बॉन्ड ये डबल बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या करनी है, जितना n होगा उतना ही क्या होगा, 2n है, 2n करके माइनस क्या करना है, 2 करना है, और क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के समूह हो गए, जो सेम है, लेकिन यहाँ 2n था, इसमें 2 हाइड्रोजन और क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि बंध क्या होगा, बढ़ रहा है। असंतृप्त वसीय अम्लों में असंतृप्त वसाओं का निर्माण होता है, जैसे तेल जो वनस्पति से तेल जो मिलते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो होती है वो असंतृप्त वसा होती है, और वो शरीर के लिए कितनी होती है, अच्छी होती है। असंतृप्त वसीय अम्ल पोषण एवं रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियमित करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि संतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, वो अच्छे नहीं होते। लेकिन जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जो तेल अपने को पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है, वो जो होता है वो कैसा होता है, अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पोषण एवं रक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करते हैं, ये नियमित करते हैं। हृदय की गति के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से आ सकता है कि भाई पोषक में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, वो जो होता है इसकी वृद्धि जो होती है असंतृप्त वसीय अम्लों से होती है या संतृप्त वसीय अम्लों से होती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो वृद्धि होगी वो किससे होगी, या संतृप्त से होगी। असंतृप्त क्या करता है, उसको नियमित करता है, और अच्छी जो है स्वास्थ्य के लिए वो कौन सा है, असंतृप्त होता है। असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण जैसे ओलिक अम्ल है, लिनोनिक अम्ल है, लिनिक अम्ल है, और एरिकोडोनिक अम्ल जो है, ये वसीय अम्लों के क्या होते हैं, उदाहरण है, ठीक है। ये वसीय अम्ल किसके अंदर, अपने को जो वनस्पति तेल मिलते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो वसीय अम्ल 2 प्रकार के हैं, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में याद क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO2, और इसमें क्या होगा CnH2n-2, ठीक है, फिर O2। इसमें हाइड्रोजन कम होगी, उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगी, ठीक है। ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये कैसा है, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, ओमेगा 3, नाम सुना होगा, वसीय अम्ल, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ये कैसा होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। यह एक मैकेरेल एवं अन्य मछलियों के तेल, अलसी के बीजों में भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये तेल के अंदर, मछली जो लिवर ऑयल वगैरह होते हैं उनके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और ये अलसी जो आता है, ठीक है, उनके अंदर भी इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। वर्तमान बाजारों के अंदर उपलब्ध खाद्य तेलों में, ठीक है, क्या होता है, फूपा का मतलब यहाँ पे ये है PUFA का मतलब है, P का मतलब है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यानी आजकल कौन सी जो तेलों के अंदर जो मिल रही है वो कौन सी, असंतृप्त वसा अधिक मात्रा में होती है, जो अपने लिए यूजफुल है। ये अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, शरीर के लिए कैसी है, अच्छी, लिए लाभदायक है, ठीक है। शरीर के लिए कैसी है, ये लाभदायक है। वसा अम्लों के प्रकार, सामान्य वसा, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा, 3 तरह के, और इसको भागों में बांटा है। सामान्य वसा, साधारण वसाओं का निर्माण जो होता है वो वसीय अम्लों के 3 अणु, और एक जो अणु जो होता है वो किससे होता है, ग्लिसरॉल से होता है। 3 अणु तो किसके होंगे, अपने वसीय अम्लों के होते हैं 3 अणु, ठीक है, और एक अणु जो होता है वो किसका होता है, ग्लिसरॉल का होता है। एक अणु जो होता है वो इसका होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साधारण वसा बनाते हैं। इसमें 3 एस्टर बंध पाए जाते हैं का निर्माण होता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। अगर 3 एस्टर बंध का निर्माण होता है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। घी है, वनस्पति तेल है, मक्खन है आदि सामान्य वसा है, ठीक है। ये कैसी है, दोनों सामान्य वसा है, ये अलग है, ठीक है। वसाओं के प्रकार वो जो है वो हाइड्रोजन के बंध के आधार पे या एकल बंध के आधार पे संतृप्त और असंतृप्त में बांटा था, ठीक है। ये वसाओं के प्रकार है जो सामान्य वसा जो है उनके अंदर। सामान्य वसाओं के अन्य उदाहरण जैसे मोम है, मोम जिसको बोलेंगे अपन वैक्स, ठीक है। मानव के कण के अंदर जो मोम मिलती है उसको बोलते हैं सीरुमिन। क्या बोला जाता है, सीरुमिन। जो कान के अंदर अपने अंदर जो होती है मोम होती है उसको बोला जाता है सीरुमिन। पेट्रोलियम पदार्थों से मिलती वाली मोम जो है वो पैराफिन है। पेट्रोल से जो मिलती है वो कैसी होती है, पैराफिन मोम होती है। पशु पक्षियों के फरों में जो होती है उसको बोलते हैं लिनोलिन। लिनोलिन जो होती है वो पक्षियों के फरों के अंदर मिलती है। मधुमक्खी के अंदर जो मिलती है उसको बी वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी वैक्स, जो छत्ते के अंदर होती है। और वैक्स डी नामक मोम जो होती है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, ठीक है। तो मोम के अंदर आपको जैसे मानव कर्ण के अंदर जो मोम मिलती है या वसा मिलती है उसका नाम क्या है, तो सीरुमिन है, ठीक है। पेट्रोलियम से जो वसा मिलती है उसका नाम पैराफिन है। पशु पक्षियों से मिलती है उसका लिनोलिन है, लिनोलिन, ठीक है। और मधुमक्खियों से मिलती है उसको बी वैक्स बोलेंगे। और वैक्स डी जो होता है वो कहां से मिलता है, अपने को बैक्टीरिया से मिलता है। नेक्स्ट है क्यूटीन। देखो एक आया था अपने पास में कैरोटीन, ठीक है। और ये जो है वो कैसा, एक आता क्यूटीन, ठीक है। तो ये क्यूटीन जो है ये पत्तियों की सतह पे एक क्यूटिकल का आवरण बनाता है। पत्ती की सतह पे, जैसे पत्ती की जो कोशिकाएं जो होती है उसकी 2 सतह होती है, एक ऊपरी सतह होती है, एक निचली सतह होती है। तो ऊपरी सतह पे जैसे ये सतह है तो उसके ऊपर एक और आवरण मिलता है, ठीक है, एक लेयर मिलती है, वैक्सी लेयर होती है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्या करती है, इसको वाष्पोत्सर्जन, पानी को जल, इसको पत्तियों को जल रोधी बनाती है। और ये क्या करती है, जल हानि से क्या करती है, इसको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। ये पत्तियों को कैसा बना देती है, जल रोधी बना जाती है, ठीक है। यानी पानी का असर इसके पत्तियों के ऊपर नहीं होता है। दूसरा होता है सुबेरिन। ये पादप कोशिकाओं के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये भी एक जल रोधी का कार्य करता है, ठीक है।
तो कोशिका भित्तियों के अंदर कौन सा पाया जाता है, सुबेरिन। ठीक है, क्यूटिन जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, ये क्यूटिकल की एक लेयर बनाती है। ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है, पत्तियों की जो सतह जो होती है उनके ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है, तो आप देखना पत्तियों के ऊपर जो चिकनी सतह जो होती है वो कौन सी होती है, क्यूटिन की होती है। किसकी होती है, क्यूटिन की। ये जल रोधी होती है। ठीक है, और सुबेरिन जो होता है वो कोशिका भित्ति के अंदर मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, मोम जो है वो अलग अलग तरह के मोम मिलते हैं। काम के अंदर सिरुमिन मिलता है, पेट्रोलियम से पैराफिन मोम मिलता है, पर पशु पक्षियों के जो फर होते हैं वहां पे भी उसमें भी मोम मिलता है जिसका नाम है लिनोलिन। ठीक है, और मधुमक्खियों से मिलता है वो कौन सा होता है, बी वैक्स होता है। ठीक है, फूफा, ये फूफा जी नहीं है, ये फूफा है। फूफा का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ था बहु असंतृप्तवसीय अम्ल, जिसको बोलेंगे पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अधिक मात्रा के अंदर होता है जिसके कारण ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, नोट, NaOH तथा KOH जैसे सारों से साधारण वसा से की जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, RCOOH की रिएक्शन जब NaOH के साथ में करवाई जाती है, ठीक है, तो क्या बनेगा, R, ठीक है, COONA बनता है, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो बनता है ये जो होता है वो सोप की तरह कार्य करता है, यानी साबुनीकरण के अंदर ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है वो अपना वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल है। ठीक है, जब NaOH से इससे क्रिया करवाई तो क्या बना अपने पास में COONA, जिसको बोलेंगे अपन सोडियम एसीटेट होता है ये। ठीक है, और प्लस क्या निकलता है, वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। कौन सी करण कहा जाता है, साबुनीकरण। असंतृप्त वसाओं जैसे तेल में हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है, जिसमें निकल उत्प्रेरक की क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, निकल उत्प्रेरक जो होता है उसका उपयोग करते हैं किसके अंदर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, डालडा घी जो बोलते हैं अपन। ठीक है, उसको बनाने के अंदर क्या कर जाता है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, वनस्पति जो तेल जो है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है, और ये जो क्रिया जो होती है वो निकल की उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में होता है, और इससे क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, जिसको डालडा घी कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं, हाइड्रोजन क्या होते हैं इसके अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण क्या है कि वनस्पति घी से असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा का मतलब होता है कि ये असंतृप्त वसा है, इसका अपन ने पढ़ा था कि असंतृप्त है, इसको किसमें बदला, इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, और जिससे क्या बनता है, घी बन गया। तो घी जो होता है वो संतृप्त वसा है, तो असंतृप्त से क्या हो जाता है, तो अभी आपको देखो बताया था, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को कम करने के लिए अपन ने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को कम करने के लिए अपन ने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कैसी है, असंतृप्त है। ठीक है, असंतृप्त वसा जो होती है, वसा जो है, असंतृप्त वसा जो है उसको किसमें बदला गया है, संतृप्त वसा के अंदर क्या जोड़ के, हाइड्रोजन को जोड़ के इसको किसमें बदला गया है, संतृप्त वसा के अंदर बदला गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ रहे इसलिए इस क्रिया को क्या बोला गया है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये आपके जो है 10th क्लास के अंदर जो है वो एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, निकल जो है वो उत्प्रेरक है, निकल जो है वो क्या है, उत्प्रेरक। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं हाइड्रोजनीकरण के अंदर या असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है उसके अंदर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो निकल और जो है वो पैलेडियम, पैलेडियम को भी पीडी, पैलेडियम को भी इसके साथ में उपयोग किया जाता है। निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक को वनस्पति घी बनाने के अंदर किया जाता है।
फिर है संयुग्मित वसा, साधारण वसा या क्रियात्मक समूह। इसमें क्या होते हैं, साधारण वसा में या तो जो साधारण वसा होती है उसमें क्रियात्मक समूह होते हैं या अन्य यौगिक जो होते हैं उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे संयुग्मित वसा। जैसे सपोज मान लो फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो अब लिपिड के जो साधारण वसा है उसके साथ में कौन जुड़ गया है, फॉस्फोट जुड़ गया, फॉस्फेट समूह जो जुड़ जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसको क्या बोला गया है, फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे अन्य यौगिक जो है वो साधारण वसा के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो साधारण वसा जो है वो लिपिड है, यहाँ पे साधारण वसा के साथ में कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है या अन्य यौगिक कोई जुड़ जाता है, ठीक है, तब इसको क्या बोला जाता है, संयुग्मित वसा कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉस्फोलिपिड, तो वसा प्लस फॉस्फेट क्या बन गया, वसा प्लस फॉस्फेट क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। इसका आपने सुना होगा, इसका निर्माण, इसका उपयोग जो होता है वो कोशिका झिल्ली जो होती है उसके निर्माण में फॉस्फोलिपिड जो होती है वो काम में आती है, ठीक है। जब अपन ने सेल पढ़ी थी तब अपन ने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों से बनी हुई होती है। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। फिर है स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोसिन एमिनो अम्ल होता है, यहाँ पे कौन जुड़ रहा है, एमिनो अम्ल, इधर कौन जुड़ रहा है, जो है स्पिंगो, ठीक है। स्पिंगोलिपिड्स का मतलब क्या है कि स्पिंगो एमिनो अम्ल जो होता है वो वसा के साथ में मिलकर स्पिंगोलिपिड्स का निर्माण करता है। ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद करता है, ध्यान रखना। स्पिंगो जो लिपिड जो होता है वो क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र के विकास में क्या करेगा, निर्माण करेगा। लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, वसा प्लस क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, वसा प्लस क्या आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड, ठीक है, प्लस प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो संयुग्मित का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि संयुग्मित का मतलब यह है कि जो साधारण वसा होती है उसके अंदर कोई क्रियात्मक समूह या अन्य कोई यौगिक अगर साथ में जुड़ गया है तो उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मित बोलेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड है, स्पिंगोलिपिड जो है, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल है। फॉस्फोलिपिड जो है उसके साथ में, लिपिड के साथ में फॉस्फेट समूह जो होता है वो जुड़ जाता है और ये इसका कार्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है। स्पिंगोलिपिड जो होता है वो, स्पिंगो एक क्या है, एमिनो अम्ल है, यानी ये प्रोटीन जैसा है, ठीक है। इस जो एमिनो अम्ल जुड़ता है किसके साथ में, वसा के साथ में, तो ऐसे लिपिड को स्पिंगोलिपिड्स क्या बोला जाएगा, ठीक है। इसका कार्य जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के विकास के अंदर क्या होता है, ये मदद करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स क्या होता है, वसा प्लस क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है। फिर है व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा जो है वो है सामान्य और संयुग्मित, दोनों वसाओं के अपघटन से प्राप्त होने वाली वसाओं को क्या बोला गया है, व्युत्पन्न वसा बोला गया है, ठीक है। जो इन दोनों के क्या होगा, अपघटन, टूटने के कारण जो वसा बनती है, ठीक है, टूटने के कारण जो वसा बनती है वो कौन सी होती है, व्युत्पन्न वसा होती है। जैसे सपोज मान लो स्टीरॉइड, पहला है स्टीरॉइड, नाम सुना होगा स्टीरॉइड आपने, जो रासायनिक रूप से सक्रिय कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसको साइक्लोपेंटोन्स भी पर हाइड्रोफिनोफ्थ्रीन, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, यानी साइक्लो होता है, यानी ये चक्र में मिलेगा, ठीक है, चक्र में मिलता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन है, 5 जो कार्बन वाली है उनके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर जो होता है वो हाइड्रोफिनोफ्थ्रीन जो होता है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। ये वसा अम्ल की अनुपस्थिति के कारण साबुनीकरण में क्रिया नहीं दर्शाते, ठीक है। इसमें वसीय अम्ल की अनुपस्थिति होती है, वसीय अम्ल इसमें नहीं होते, इसलिए साबुनीकरण ये नहीं दर्शाते। ये लैंगिक हार्मोन, ठीक है, इगोरेस्ट्रॉल, ठीक है, क्रोप्रोस्टियोल, लिनोस्ट्रियोल और या स्टीरॉइड के प्रकार होते हैं, ठीक है। लैंगिक हार्मोन आप देखोगे तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आता है, ये भी स्टीरॉइड है एक तरह का, एस्ट्रोजन आता है, ये भी स्टीरॉइड है, प्रोजेस्टेरोन आता है, ये भी क्या है, स्टीरॉइड है, यानी ये सब क्या है, व्युत्पन्न वसा है, ठीक है। इगोस्ट्रॉल, ये कवकों के अंदर पाई जाने वाली, ध्यान रखना, कवकों के अंदर पाई जाने वाली व्युत्पन्न वसा को क्या बोलेंगे, इगिस्ट्रॉल बोला जाता है। ये स्टीरॉल होती है जिसमें इगिस्ट्रॉल कहते हैं।
ठीक है। इसी तरह से कोप्रोस्टियोल, मल के अंदर पाई जाने वाली स्टीरॉइड को क्या बोला जाएगा, कोप्रोस्टियोल बोला जाता है, ठीक है। फिर है लेनोस्ट्रियोल, ऊन देने वाले जंतुओं के अंदर जो स्टीरॉइड पाया जाता है उसको कौन सा बोलेंगे अपन, जो बोलेंगे अपन लिनोस्ट्रियोल बोलेंगे, लेनोस्ट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। लैंगिक हार्मोन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉइड होते हैं, ठीक है। ये किससे बनते हैं, ये व्युत्पन्न वसा से बनते हैं। व्युत्पन्न वसा किससे बनती है, जो सामान्य और संयुग्मित जो वसा होती है उसके अपघटन के कारण जो वसा बनेगी, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है व्युत्पन्न वसा होती है। तो व्युत्पन्न वसा का एक प्रकार जो है वो है स्टीरॉइड, ठीक है। तो स्टीरॉइड जो होता है वो किसका समूह होता है, ये सक्रिक कार्बनिक यौगिक होता है, चक्र में मिलता है और इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिनोप्टेन क्या जो होता है वो समूह लगा हुआ रहता है। ये वसीय अम्ल जो होते हैं इनके अंदर नहीं होने के कारण ये साबुनीकरण को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लैंगिक हार्मोन जो होते हैं वो सब स्टीरॉइड है। उसके बाद में ईगो स्टीरॉइड जो होता है, तो ठीक है, इर्गो स्टीरॉइड जो होता है वो कहां से मिलता है, कवकों से मिलता है, ठीक है। और कोप्रोस्टियोल जो होता है वो कहां से मिलता है, मल से मिलता है, ठीक है। और लिनोस्ट्रियोल जो होता है, ऊन देने वाले अंदर के जो होते हैं स्टीरॉइड होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, लिनोस्ट्रियोल बोला जाता है। फिर होता है टर्पिन्स। टर्पिन्स ये वसा पौधों की पत्तियों से, फूलों से, फलों से विशेष रूप से गंध करती है, ठीक है। जो पत्तों के अंदर, फूलों के अंदर जो गंध आती है वो इसी स्टीरॉइड के कारण आती है। तो पादपों के अंदर जो गंध आ रही है वो टर्पिन्स के कारण आती है, स्टीरॉइड्स के कारण आती है। फिर होता है प्रोस्टोग्लैंड्स। प्रोस्टोग्लैंड्स में ये होता है कि ये स्थानीय हार्मोन के रूप में चोटग्रस्त, जैसे कई बार क्या हो जाता है जब चोट लग जाती है तो जो चोट वाला जो घाव जो होता है तो वहां के आसपास की जो कोशिका होती है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है वहां जो होती है वो सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो सूजन आने के कारण जो होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, उसको ही बोलेंगे अपन क्या, इन्फ्लेमेशन। तो देखो जहां चोटग्रस्त स्थानों पे इन्फ्लेमेशन या पर्दा या सूजन आ जाती है के दौरान टिश्यू डैमेज और इंफेक्शन को रोकने में सहायता करती है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टोग्लैंडियस जो होता है उसके अंदर ये बात होती है कि ये स्टीरॉइड क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कट लग गया, कट लगने के बाद में जब घाव हो जाता है तो घाव के आसपास में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। यानी जो वहां की जो सेल होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आना, ठीक है। अब वहां के जो डैमेज हुए हैं जो, तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं हो तो इसके कारण जो होता है वो सूजन आती है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाने का कार्य कर रहा है। दूसरा जो होता है, जो मानव का वीर्य जो होता है में भी ये पाया जाता है। वीर्य में ये स्पर्म को मादा के जनन तंत्र में आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने में क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है। तो स्पर्म को मादा के जो जननांग है, ठीक है, उनके अंदर ये पहुंचाने का कार्य जो होता है वो उसमें कौन मदद करता है, ये प्रोस्टोग्लैंडियंस करता है, ठीक है। तो ये है व्युत्पन्न वसा। तो व्युत्पन्न वसा का निर्माण जो होता है वो सामान्य या संयुग्मित जो वसा होती है उसके अपघटन के कारण होता है, ठीक है। इनके अलग अलग प्रकार है। एक तो है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड के अंदर जो होता है वो सक्रिक जो होता है कार्बनिक यौगिक है जिसके ऊपर साइक्लोपेंटेन जो होता है, और उसमें क्या होता है, साइक्लोपेंटेन के ऊपर जो होता है वो क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोफिनोथ्रिन जो होता है वो लगा हुआ रहता है। इसमें वसा अम्लों की क्या होती है, अनुपस्थिति के कारण इसमें साबुनीकरण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि वसा अम्ल की जरूरी है, ठीक है। जैसे अपन ने लास्ट जो स्लाइड में RCOOS लिखा था वो वसा अम्ल है, ठीक है। उनके कारण क्या होती है, साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है, साबुनीकरण जो अभी अपन ने देखा था, ठीक है। स्टीरॉइड के अंदर लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे स्टीरॉइड है, ठीक है। ईगोस्टीरॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कवकों के अंदर जो पाई जाने वाली जो क्या है, वसा जो है वो है, ठीक है। कोप्रोस्टियोल जो है वो क्या है, मल के अंदर पाई जाती है। और लेनोस्टिरॉल जो है वो कहाँ पे मिलता है अपने को, ऊन देने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। टर्पिन जो है वो फूलों फलों को गंध देने के लिए ये टर्पिन्स होते हैं। प्रोस्टोग्लैंडियंस जो होता है वो इंफ्लेमेशन के समय चोटग्रस्त जो स्थान होते हैं वहां पे इंफ्लेमेशन करते हैं, जहां के टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो गए तो उनमें इन्फेक्शन को ये क्या करते हैं, रोकने में सहायता करते हैं, ठीक है। अब वसा के कार्य क्या, वसा का जो है ऊर्जा को संचित करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। जब वसा जो होती है अपने स्किन के नीचे जो होती है वो क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। और जब भी अपन जब बीमार होते हैं या फिर अपन खाना नहीं खा रहे तो उस वसा का टूटना स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला जो ऊर्जा का सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है। तो अब उसके बाद में अगर ग्लूकोज नहीं है
तो उसके बाद में जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये वसा से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो वसा से ऊर्जा भी सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। प्रति ग्राम देखें तो 9 किलो कैलोरी जो होती है वो इससे प्राप्त होती है। ये क्या होते हैं, ये त्वचा के नीचे क्या होता है, जमा होकर शरीर को प्रतिरोधक, ठीक है, जब इंसुलेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं। किससे काम करते हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं या प्रतिरोधक परत बनाते हैं। ये आघात में प्रतिरोधक परत के रूप में जमा होकर जीवों के विभिन्न अंगों को क्या करते हैं, ये बचाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जिससे क्या होती है, आघात में ये क्या करते हैं, एक प्रतिरोधक परत बना लेते हैं जो क्या करेगी, इस ऑर्गन को क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो ये थी अपने पास में वसा, सामान्य वसा, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा। नेक्स्ट जो है वो है खनिज तत्व, जिनके बारे में अपन देखेंगे। खनिज तत्व जो है वो कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व है जिनके उपयोग जो है अपने बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो देखेंगे अपन दो है खनिज तत्व कौन कौन से हैं। जैसे सपोज मान लो जो कैल्शियम जो है अपने, इनको भी अपने बॉडी के अंदर चाहिए। ठीक है, जो कैल्शियम ये क्या करेगा, दांतों व अस्थियों के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो खनिज है, खनिज तत्व। ठीक है, तो दांतों के निर्माण में कैल्शियम मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में भी कौन करता है, कैल्शियम का सहायक होता है, जो मांसपेशियों की गति में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, मांसपेशियों में गति में क्या करेगा, सहायता करता है। ठीक है, कैल्शियम दांतों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, रक्त का थक्का बनाने में। सोडियम जो होता है वो रक्त दाब का नियमन करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रेडियंट बनाता है। क्या बनाता है, ग्रेडियंट बनाता है, दाब को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। सोडियम और पोटेशियम पोषक तत्व है की कमी से विभिन्न प्रकार निम्न रक्तचाप एवं पेशियों में क्या आ जाती है, एटेन आ जाती है। सोडियम और पोटेशियम का लेवल बैलेंस होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। अगर नहीं होता है तो अपनी जो तंत्रिका तंत्र जो होता है उनमें भी ये क्या करता है, जो अपने मैसेज जो जाते हैं, इंपल्स जो जाते हैं, उनको ये कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, उसके बाद में है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो परासन को क्या करता है, नियमन करता है। परासन जो परासन के मतलब होता है ऑस्मोसिस को ये क्या करता है, नियमन करता है। ठीक है, यानी जो जल के अणु का मूवमेंट जो होता है वो किस प्रकार होगा, ये जो होगा वो क्लोरीन आयन को क्या करता है, डिसाइड करता है। ये जो होते हैं वो वृहद प्रोषद होते हैं, वृहद वृहद पोषक तत्व। उसके बाद में लघु पोषक के अंदर अगर देखा जाए, जो जिसकी मात्रा कम आवश्यकता रहती है, वो होते हैं आयरन के अंदर, आयरन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन जो कहाँ मिलता है अपने को, हीमोग्लोबिन के अंदर मिलता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन के अंदर के निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, आयरन की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एनीमिया। ठीक है, तो आयरन देखो, आयरन मिलता है हीमोग्लोबिन में। आयरन का मिलता है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, आरबीसी में। ठीक है, और आरबीसी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आरबीसी की अगर कमी हो रही है, इसका मतलब आयरन की भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट है कॉपर। रक्त में आयरन की अवशोषण को बढ़ाता है। अगर आयरन के अवशोषण, तो कॉपर भी क्या करता है, देखो ये साथ में कार्य कर रहा है। कॉपर जो होगा वो भी क्या करता है, इस आयरन को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पालक खाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर, पालक के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो फिर क्या होगा, ये कॉपर जो होगा वो क्या करेगा, आयरन को अवशोषण करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है।
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सघटक है, सघटक है। यानी जब साइटोक्रोम का मतलब होता है, जब अपन श्वसन की क्रिया जब पढ़ते हैं तब उसके अंदर क्या होता है, जो ईटीएस होता है, ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब उसको जो एक्सेप्टर होते हैं तो उनके अंदर ये जो एंजाइम जो होता है वो कार्य करता है। साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम बी है, ठीक है, इस तरह के ये तो इनके साथ में जब ये क्या करता है, कॉपर मदद करता है, क्योंकि कॉपर जो होता है इनको क्या करेगा, ग्रहण करेगा और एंड में जाके क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, त्यागा जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, जो ऑक्सीजन अपन श्वास में लेते हैं उसके साथ में क्रिया करके जल के अणु का निर्माण करते हैं। लो उपचायक है, संयोजी उत्तकों रुधिर वाहिनियों के विकास में क्या करता है, ये मदद करता है। त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण करता है, जो त्वचा का रंग जो होता है उसके निर्माण के अंदर भी कॉपर को क्या करता है, ये मदद करता है। हमारी त्वचा में मेलेनिन नामक एक कण पाए जाते हैं जो वर्णक होते हैं, धूप में हमारी त्वचा जलने से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मेलेनिन जो होता है वो कण होते हैं जो पिगमेंट की तरह होते हैं, वर्णक। ठीक है, इससे त्वचा का रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो वर्णक जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश में यानी धूप में क्या करते हैं, अपने जो स्किन को जलने से क्या करते हैं, बचाते हैं। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज जिसको Mn, इसका सिंबल जो है, जननांगों एवं स्तन जो ग्रंथियां होती है उनके विकास के अंदर ये क्या करता है, मदद करता है। यूरिया के संश्लेषण में, ठीक है, फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण में, फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के अंदर कुछ एंजाइमों का सघटक होता है। सघटक जैसे अभी कॉपर को पढ़ा था कि कॉपर जो होता है वो साइटोक्रोम जो एंजाइम जो होता है उनका सघटक है, यानी साथ साथ में मदद कर रहा है ये। तो यहाँ पे जो होता है वो फॉस्फेट समूह को स्थानांतरित करना है, जैसे एटीपी है, एडीपी है। ठीक है, इनमें जो फॉस्फेट समूह जो होते हैं वो अगर जो उनका स्थानांतरण होगा तो उसके अंदर ये सघटक का क्या करता है, कार्य करता है। फिर है जिंक, ये एंजाइमों में कोफैक्टर है। क्या होता है, कोफैक्टर होता है, यानी साथ साथ में एंजाइम के साथ में जुड़ के उसकी क्रिया विधि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एंजाइम की क्रिया विधि को बढ़ाते हैं। हृदय की क्रियाशीलता एवं इंसुलिन की सक्रियता के लिए क्या होता है, जो है वो जिंक का आवश्यक होता है। फिर है सेलेनियम, Fe, विटामिन ई के निर्माण में इसका कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जिसका क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीकरण में क्या करता है, ये रोकता है। संयोजी उत्तक जो होते हैं के लोच में के लिए आवश्यक होते हैं, लोच यानी उसके तोड़ने में। थायराइड ग्रंथि में सुचारू रूप से कार्य, तो थायराइड ग्रंथि में भी ये कार्य करता है, कौन, सेलेनियम। फिर है आयोडीन, आयोडीन को अपन ने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि के अंदर, जिसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके निर्माण में आयोडीन क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। थायराइड की क्रियाशीलता को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो आयोडीन आए तो समझ लेना क्या है, थायराइड, और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है गॉइटर। ठीक है, कमी से गॉइटर डिजीज होती है। कोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है B12, B12 के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो कोबाल्ट। और आरबीसी के निर्माण में भी ये क्या करता है, सहायता करता है, लेकिन मेन जो कार्य है वो उसका क्या है, B12 के निर्माण में कोबाल्ट जो होता है वो क्या करता है, सहायता करता है। फिर है क्रोमियम, ग्लूकोज व अपचयी उपापचय, ठीक है, मैं क्या करता है ये, यानी ये कैटाबॉलिक, जिसको साथ में अपन मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यानी उपापचय के अंदर ये क्या करता है, ये मदद करता है। हृदय की क्रियाशीलता, इंसुलिन की सक्रियता के लिए ये भी आवश्यक होता है। फ्लोरीन दांतों में, फ्लोरीन आए तो क्या है, दांतों में
ठीक है। जैसे कैल्शियम आता है तो वो हड्डियों के अंदर, तो फ्लोरीन जो आता है वो दांतों के अंदर। नोट, दांतों की दुर्बलता या फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरीन की ज्यादा हो जाए तो कौन सा हो जाता है, फ्लोरोसिस एक रोग होता है। फिर है मोलिब्लिनम, जिसको एमओ बोलते हैं, एंजाइमों की सहायता करता है, ठीक है, ये सहकारक के रूप में भी कार्य करेगा। आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, नोट, मोलिब्लिनम तत्व की कमी से नाइट्रोजन अपजातीय पदार्थ का उत्सर्जन में अनियमितता हो जाती है। जो अगर मोलिब्लिनम क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो जो नाइट्रोजन के अपजातीय, मतलब जैसे नाइट्रोजन के जैसे यूरिया है, ठीक है, तो उनको बाहर निकालने में क्या हो जाएगी, उत्सर्जन में अनियमितता आ जाती है। फिर है इनके साथ में वसा तो हो गई, ये खनिज तत्व हो गए, और इसके बाद में है फाइबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पाचन में इनका जो होता है, ये इनसे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, यानी इसमें कोई पोषक पदार्थ जो होते हैं वो अपने को मिलते नहीं है, लेकिन ये पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, इनका होना जरूरी है। ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड से बने हुए होते हैं, जिसमें सेलुलोज वगैरह आते हैं, ठीक है। अत्यधिक जला अवशोषण की क्षमता रखते हैं, यानी जल अवशोषण ज्यादा ये करते हैं। ये आहार नाल में भोजन की गति को बनाए रखते हैं एवं पाचन क्रिया को नियमित करते हैं, ये इनका मेन कार्य होता है। तो रपेज जो होते हैं, फाइबर जो होते हैं, उनका जो कार्य जो होता है वो क्या है, आहार नाल में भोजन की गति को बनाए रखना एवं पाचन की क्रिया को नियमित करना और जल अवशोषण की क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। उदाहरण जो है वो है सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, जो डाइटरी फाइबर्स में गिने जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डाइटरी फाइबर्स किया जाता है। अपाच्य कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सेलुलोज आदि इसके बने हुए होते हैं, इनमें आंत की सफाई का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो अपने जो पाचन के अंदर जो मदद करने का कार्य जो होता है वो कौन करते हैं, फाइबर्स करते हैं। इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब होता है इसमें कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज जो है अपन ने जो वसा के बारे में पढ़ा कि वसा जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो वसा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो संतृप्त होती है, दूसरी कौन सी होती है, असंतृप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई वसा जो होती है, वसा के प्रकार जो है वो सामान्य वसा जो है, साधारण वसा जो है, दूसरा है संयुग्मित वसा जो है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी व्युत्पन्न वसा, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़े खनिज तत्व और क्या पढ़े, रेसे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जो होगा वो अपन जो क्लास जो रहेगी वो रहेगी अपने प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन और जो अभी है विटामिन जो है वो बाकी रहे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।